लास्ट क्लास में हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी डिजायर्ड शेप के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने निकाल लिया था। आज देखो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को इसका डेरिवेशन पढ़ना है। इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बताओ तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ भी बायोट-सेवर्ट लॉ का हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन ही है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के एक्सिस पे। स्टूडेंट्स पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, कॉइल मान लो, वायर है क्लोज है तो कॉइल मानेंगे उसे, उसका एक्सिस क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास कोई एक करंट है, इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो देखो इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, वो ऐसे होगा। एक्सिस हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं, आ रही बात समझ में, देखो सॉरी इस लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं जो सेंटर से जाए और इसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए हो सकता हो जो पॉइंट हो यहाँ कहीं हो, है ना, तो हमें यहाँ कहीं निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। शायद मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, थोड़ा सा इसका डायग्राम को बड़ा बनाया जाए तो अच्छा होगा समझने में। देखो जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई करंट कैरिंग एक वायर है मान लीजिए, और हम लोगों को इसके वजह से, अच्छा दूसरी बात हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि इसका रेडियस r है और मान लीजिए अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ से x दूरी पर कोई एक पॉइंट है जहां पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस चीज को ध्यान रखना है, जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस r है और जो पॉइंट है वो कहाँ है, इसके एक्सिस पर x दूरी पर पॉइंट है और वहां पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो तरीका क्या है, हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा है और बायोट-सेवर्ट लॉ में ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ, डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। याद करो, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए तब आप यहाँ आइए, अदरवाइज आपको यहाँ समझने में बड़ी दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पिछला लेक्चर जब अच्छे से समझ लेंगे तभी आप आज के लेक्चर को समझ पाओगे। ठीक है, हम आते हैं बिंदु पे। मैंने कहा था कि जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर था, ये इसका जो क्या था, एक डीएल लेंथ था। तो जो डीएल लेंथ ऑफ वायर है इसके वजह से हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस डीएल की वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 पाई, और बताया था कि आई डीएल साइन थीटा अपान क्या होता है, r स्क्वायर होता है। ये बात हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। इस फार्मूले के साथ यही चीज था कि ये अप्लाई किसके लिए होता था, स्मॉल लेंथ के वायर के लिए होता था। ठीक है, यहां भी हम अप्लाई उसी फार्मूले का करेंगे। ये बेसिकली जो फॉर्मूला ड्राइव करके आएगा वो बायोट एंड सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन ही होगा। कैसे करेंगे ये देखो, मान लीजिए कि एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लें, ठीक है, जाहिर सी बात है जब नहीं हमारे पास, तो हमारे पास स्मॉल लेंथ वायर तो है नहीं, हमारे पास तो पूरा लूप है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ ऑफ क्या करें, हम एक लूप ले लें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो डीएल लेंथ है इसके वजह से मान लो हम इस बिंदु पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम मैग्नेटिक क्या निकालते हैं, फील्ड निकालते हैं। देखो तरीका क्या होना चाहिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ना, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है, जो एलिमेंट हो कहाँ है वो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, कुछ शायद आपको दिखेगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो पहली बात तो ये समझना होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस बिंदु पर जो इसके एक्सिस पे यहाँ है, तो वो तो फॉर्मूले से निकलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि एंगल क्या होना चाहिए, सॉरी वहां पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। देखो अगर करंट में से मान लो, अगर जैसे हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं, मान लो करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे करेंगे,
भाई करंट, यही तो बताया था मैंने आपको तरीका। थंब रूल क्या था कि जिधर करंट है उधर अपने राइट हैंड को ना ऐसे करो, और जिधर करंट है उधर थंब कर लो, और जब थंब हो गया तो जो ये कर्ल है ना, जो आपके फिंगर्स का जो ओरिएंटेशन है, ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब मान लीजिए इधर करंट है तो आपने ऐसे कर लिया, ऐसे, तो करंट के साथ थंब हो गया। तो अब इस पॉइंट पर आप देखोगे, जो पॉइंट यहां था, तो हमारा जो कर्ल है वो ऐसे ऐसे है। जो पॉइंट है ना यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसे तिरछा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस का ऐसे देखो, समझ रहे हो, जैसे करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न ऐसे होगा, क्योंकि हमने डीएल लेंथ ऐसे माना है ऊपर और करंट ऐसे आ रहा है, तो इस बिंदु पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों को कल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत इस चैप्टर, शायद इस डेरिवेशन का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो यही है कि ये एंगल, ये डायरेक्शन आपको समझना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कैसे हो जा रहा है। ठीक है, आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर हो गया और उसका डायरेक्शन क्या हो गया, डीबी हो गया। सेकेंड बिंदु पे आते हैं। मान लो कि यह एंगल थीटा है, तो अगर यह थीटा है तो जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, वो थीटा हो जाएगा। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने एक चीज तो डिस्कस कर लिया। अब हमको क्या डिस्कस करना है, इस डीबी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ क्या हो गया, डीबी, और डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लिसन केयरफुली, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। एक बात और हो गया, देखो डायरेक्शन का तो क्लियर कर लिया हमने, ये थीटा क्या होगा ये भी समझो। अच्छा, ये थीटा होता क्या था याद करो। तो मैंने कहा था कि थीटा जो है ये एंगल किसके बीच का, करंट का डायरेक्शन ले लो और आर का डायरेक्शन ले लो, इनके बीच का एंगल है। अब जरा यहां समझिएगा, इसमें देखो तो करंट कैसे फ्लो रहा है। देखो, जब तक आप इसे विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी बात क्लियर नहीं होगी। अब जरा समझिए, इसमें करंट किधर है, तो करंट इसमें इधर फ्लो कर रहा है ऐसे, और जब करंट इधर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे ही फ्लो करेगा करंट, अरे बहुत होगा तो ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर ऐसे फ्लो करेगा तो करंट इधर होगा, और ऐसे फ्लो करेगा तो करंट इधर होगा, लेकिन होगा तो इसके अलोंग ही। ठीक, जो डिस्टेंस है वो कैसे है, तो देखो डिस्टेंस तुम्हारा ऐसे है, क्योंकि डिस्टेंस तो उस बिंदु यहाँ है, एलिमेंट यहाँ है, तो ये दूरी लोगे आप। तो जो डिस्टेंस और करंट के बीच का एंगल क्या बनेगा, ऐसे है ना, ऐसे, तो वो क्या बन रहा है, ये वाला, तो ये बन रहा है 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस और करंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो आई डी एल साइन 90 और होल अपॉन ये क्या हो जाएगा, जरा सोचो, फिर समझिए, ये हो गया आपका r, तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हम ये समझ गए कि इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब जरा इस बात को आगे समझिए। मान लो इस डीबी को आगे लिखना है, तो डीबी की वैल्यू और क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये डीबी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस एलिमेंट के लिए। जो एलिमेंट आपने यहां पे कंसीडर किया है तो उसके वजह से ये डीबी एलिमेंट आ रहा है। अब अगर हम आगे चलें, इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, जरा देखो, इधर इसका कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होगा और इधर कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा। अब जरा एक बात और समझो, मैं फिर से उठाता हूं रिंग को। जैसे आप सोचो, जैसे एलिमेंट आपने यहां माना, तो मैं यहां एलिमेंट था तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। अगर एलिमेंट नीचे होता तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल वाले सारे कंपोनेंट ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर देगा, है ना। तो आप देखेंगे कि वर्टिकल सारे कंपोनेंट यहाँ कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर समझिए इस बात को, यहां से यहां एलिमेंट लिया, ठीक है, एलिमेंट तो पूरे इस पेरीफेरी पे आप कहीं भी ले सकते हैं। अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, जिसका एक कंपोनेंट वर्टिकल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है,
दूसरी चीज, अगर आपने एलिमेंट यहां लिया होता, अब देखिए एलिमेंट लेना है तो एलिमेंट तो आप पूरे पेरीफेरी पे कहीं भी ले सकते हो ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो अब इसकी वजह से जो एलिमेंट होगा वो इधर इधर, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो इधर हो गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया तो क्या होगा, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट, वर्टिकल कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, तो अगर आप निकालना चाहें नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि इस एलिमेंट आप कहीं भी कंसीडर करोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका इधर ही है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन ऑफ थीटा। तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बेस क्या हो गया x और हाइपोटेनस क्या हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए कास जो साइन थीटा ना, बस उसका वैल्यू मैंने ट्रायंगल से ले लिया है, आप समझ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके वजह से हो गया, ठीक है। तो ये साइन थीटा बेस, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर गया, बेसिकली मेरे को साइन थीटा लेना था, तो ये आर अपॉन दिस होगा, ठीक है, ये कास नहीं है ना बेसिकली। चलो इसे ठीक कर लीजिए आप लोग। यहां पर जो साइन थीटा होगा इसकी वैल्यू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ना कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। सुनो, तो ये हो जाएगा आपके पास आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात समझे, ये पावर 1 है और ये रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो पावर में क्या हो गया 3/2 और इंटू हो गया r। तो b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू आर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl क्या है, जो इसके ऊपर आप छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो उसी को हमने dl माना है, बाकी सारे के सारे टर्म कांस्टेंट थे इसलिए वो बाहर आ गए। अब आप बताइए जो dl है, dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, यल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन जोड़ना है ना। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, l हो गया, और यल मतलब संपूर्ण लेंथ, पूरी लंबाई। तो अब आप सोचो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इस पूरे की लंबाई आपको लेना होगा, तो इस पूरे की जो लंबाई होगी वो आपका क्या हो जाएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटू 2 पाई आर हो गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2i पाई आर स्क्वायर। मान लो कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ये मान लो n हो गया, तो अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इस b को क्या करोगे, जैसे देखो एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर सी बात है, बात मैं पहले ही बता चुका हूं, कभी भी जब नंबर ऑफ टर्न्स की बात आती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, उतना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे n टर्म्स की बात हो रही है तो n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे का n टाइम्स हो जाएगा। क्या करेंगे आप, b आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और टू द पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसे याद कर लो। हाँ एक काम जरूर करो, चाहो थोड़ा छोटा बनाना तो इस फॉर्मूले को और क्या बना सकते हो, बीज कॉस्ट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni। देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर जो टर्म यहाँ आ रहा है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया किसका, जो सर्कुलर लूप है उसका, इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 2ni a होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से, तो जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसकी एक्सिस पे, उसका रेडियस r था, x उसके सेंटर से एक्सिस पे उस बिंदु की दूरी थी जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना था, जो भी बिंदु था, n उसमें नंबर ऑफ टर्न्स था, I करंट और A क्या है, एरिया। तो ये थोड़ा सा आसान है आपके लिए याद रखना ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। ये अब समझ रहे हैं A क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, आप ऐसा करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखेंगे जरूर अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इसका जो डेरिवेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलें और कुछ बातें और डिस्कस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, देखो यहां पे आपको कुछ बातें हमने बता दिया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक। एक सेकेंड, देखिए हम लोग जैसे अभी क्या पढ़े, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर यह करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो इसके एक्सिस पर, जैसे मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, तो ये मान लो r इसका रेडियस है, तो यहां से x डिस्टेंस पर हम लोगों ने ये निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा μ0/4π2n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर कभी किसी प्रश्न में, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स ना दिया हो तो हमेशा 1 माना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता हो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई जिक्र ही ना किया हो, सिर्फ बाकी डेटा दिया हो, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 2ni इंटू हो गया पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर, सेंटर से एक्स दूरी पर। अब अगर मान लो हमें निकालना है कि एक सीधा सा क्वेश्चन है कि हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, दिस करंट कैरिंग कॉइल, तो अगर हमें उसके सेंटर पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद करिए, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला, पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है चीज़ें कि क्या हो जाता है, μ0/4π2πi/r। याद करो, आप लोग एक बार जरूर लेक्चर देखा और उसको याद करना। देखो यहाँ पे उसी चीज़ को दरअसल मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ क्या करोगे, अगर मान लो ये तुम्हारे पास कोई, जैसे ऐसे हो गया ना, मान लो ऐसे तुम्हारा रिंग ऐसे, और इसके सेंटर पे मान लो निकालना है, ऐसे, है ना, या अगर इसको आप सर्किल ऐसे बनाओगे तो यहाँ हो गया सेंटर पे। तो ऐसे केस में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 रख लोगे, और जैसे ही x 0 रखोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी μ0/4π2ni पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये कट गया तो b की वैल्यू हो गई μ0/4π2ni पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर क्यूब। ये कट गया, एक आर बचा, तो μ0 अपॉन कितना हो गया, 4π2n पाई आई है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन आर। अब वही मैंने कहा ना, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए नहीं दिया है तो क्या करोगे, 1 ले लोगे। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ले ही लेना चाहिए, वैसे भी दिमाग में ये रहे ना कि भाई अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा कभी तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अलावा कोई और बात ध्यान में नहीं रखना है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π, और ये हो गया 2πi/r। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू कितना हो गया 2 पाई आई अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, ये जो क्वाइल है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू आ रही है। यही फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। देखिए वैल्यू तो क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु और हमें डिस्कस करना है। इस केस में जो भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए जानना इस स्पेशल केस में। बाकी केस में तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो इसका भी सीधा तरीका होता है कि भाई आप ऐसा करो, लूप है ना, इस केस में जो मैं बता रहा हूं उस तरीके का आप लोग फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कॉइल है, तो अब अगर इस कॉइल में मान लो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, लिसन केयरफुली, तो यहां पर क्या करना होगा आपको, जिधर से करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड यूज किसका करना है, राइट हैंड का, करंट के डायरेक्शन में आप अपना जो फिंगर है उसको ऐसे कर्ल कर लो। ध्यान रखो हमेशा आप कर्ल किधर करोगे, जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, आपने ऐसे कर्ल कर लिया, तो जब करंट के डायरेक्शन में जब आपने इसको कर्ल कर लिया, अपना हाथ मोड़ लिया, अंगुलियां मोड़ ली, जो थंब है ये दरअसल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। पिछले केस में बताया था उल्टा था, है ना, मैंने क्या कहा था कि जैसे जो मैंने पिछले केस में नहीं डिस्कस कर रहा था वायर वगैरह के लिए कि जिधर करंट है उधर थंब कर लो तो इसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता था। यहां मैं मतलब इसमें उल्टा कर दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि इस बार जो करंट जिधर से फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन से अपने अंगुलियों को आप मोड़ दीजिए, ये थंब आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो कि इधर देखो ध्यान से, जैसे सुन लो, जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यही कॉइल है ना, मान लो इस तरह से कॉइल है, मान लो ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या करोगे, ऐसे कर्ल कर लो, तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताएगा, इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर होगा। अगर करंट ऐसे है, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है करंट को लेके, या तो क्लॉकवाइज चले या तो एंटी क्लॉकवाइज चले, उसके पास कोई तीसरा विकल्प मौजूद नहीं है एक लूप में चलने के लिए। हाँ आते हैं अपने बात पे, अगर करंट मान लो अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे कर्ल कर लो, थंब इधर हो गया, तो बताया जाएगा कि जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखो मान लीजिए कि अगर करंट मान लो इस तरीके से है ना, मान लो अगर ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, लिसन केयरफुली, करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम इसको ना ऐसे मान के चल रहे हैं कि ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऐसे देखो, मैं सोचता देखो 3D में हो सकता आपको फील ना हो, बट जो पेपर वगैरह आता है ना उसमें जो डायग्राम बनता है वो बाकायदे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं, तो वहां पे बिल्कुल देख के ही लग जाता है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है कि ऐसे है। और आमतौर पे वो इतना क्लियर चीज़ों को लिखा होता है कि आप अगर ढंग से क्वेश्चन पढ़े तो आपको बिल्कुल इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि हमारा एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। तो इस बात को लेके नहीं सर हम ऐसे मान रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि जो डेटा है उस आधार पर हम आंसर कैसे करेंगे। हमेशा डेटा ठीक होता है। जैसे करंट मान लो कर ऐसे, तो करंट ऐसे है तो ऐसे कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया अगर करंट इधर है। अच्छा, लेकिन एक बात और थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस बिंदु पे भी इधर होगा, अगर सेंटर पे निकालोगे तब भी उधर होगा, और अगर वो हमारा पॉइंट इस साइड है तब भी मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, और अगर वह पॉइंट हमारा इस साइड है तब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। मतलब एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड, जिसे फिर मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमने ऐसे अपना कर्ल कर लिया हाथ को, थंब से करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, तो वो पॉइंट यहां हो तब भी डायरेक्शन इधर होगा, सेंटर पे हो तब भी डायरेक्शन इधर होगा, और अगर वो पॉइंट यहां हो तब भी डायरेक्शन इधर होगा, पॉइंट यहां हो तब भी डायरेक्शन इधर होगा। इस बात से इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, है ना, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है कि वो कहां पर जो है वो पॉइंट लाई कर रहा है, वो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे हो, सेंटर पे हो, राइट हैंड साइड पे हो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा अगर करंट ऐसे है तो। इसी तरीके से दूसरा केस अगर हम मान लीजिए, ये पहला केस हमने पढ़ा, मान लीजिए कि ये करंट है ना, करंट हो सकता हो कि भाई अगर ऐसे हो, तो अगर करंट मान लो इस तरीके से है ऐसे,
तो हमने कर ऐसे किया फिंगर को, राइट हैंड, यूज राइट हैंड का ही कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे किया तो थंब इधर हो गया। तो इसका मतलब थंब जो है इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ भी इधर होगा और यहाँ भी इधर ही होगा। ये दो चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। डायरेक्शन की बात भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी। आप इसको जो है अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझें, फिर हम ही बताते हैं क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक कंप्लीट स्टडी किया, जितनी चीज़ें बायोट-सेवर्ट-ला और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड होती हैं। आपका एक काम है, ये जो दो लेक्चर में, ये लेक्चर और जस्ट इसके पहले का लेक्चर, इन दोनों लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करो, आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, ताकि अगला जो भी लेक्चर हम बनाएंगे उसमें हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड, ये जितने भी केस हैं, आपको मैं एक बार बता दूं कि स्मॉल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फाइनाइट वायर के लिए सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, आर्क के सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पर, ये जितने भी 5-6 करीब केस हो रहे हैं, इन सब का फार्मूला आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगली क्लास में, हाँ मैं वही बोल रहा था, जो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे और उसमें सारे न्यूमेरिकल हम कंसीडर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और बेसिक नीट और मेंस के भी क्वेश्चन वहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर तो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा आपका अगला जो भी यूट्यूब लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।